नमस्कार, आप देख रहे हैं आपके मुद्दे। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित और अब हम आपके मुद्दे में बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण का ग्राफ गिरता जा रहा है, लेकिन यहां भी ब्लैक फंगस ने दस्तक दे दी है। प्रदेश में फिलहाल इसके कितने मरीज हैं ये साफ नहीं है, लेकिन रायपुर एम्स में रोजाना दूसरे जिलों से 5 से 10 मरीज इलाज के लिए आ रहे हैं। वर्तमान में 50 से अधिक ब्लैक फंगस के मरीजों का इलाज एम्स में चल रहा है। हालांकि सरकार नए खतरे को लेकर गंभीर है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग को दवाओं की उपलब्धता और मरीजों के इलाज को लेकर निर्देश दिए हैं। वहीं मामले पर सियासत भी अब जारी है, बात करेंगे, लेकिन पहले आप रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा भले ही कम होने लगा है, लेकिन ब्लैक फंगस के बड़े खतरे ने दस्तक दे दी है। छत्तीसगढ़ एम्स के डायरेक्टर की माने तो प्रदेश के दूर दराज जिलों से रोजाना 5 से अधिक मरीज रेफर होकर रायपुर एम्स आ रहे हैं। एम्स में वर्तमान में 50 से अधिक ब्लैक फंगस मरीजों का इलाज चल रहा है। किसी दिन 5 केस, किसी दिन 10 केस, ऐसे अलग अलग जिलों से रेफर होकर के आ रहे हैं। अधिकतर जो मरीज हैं वो दुर्ग भिलाई बेल्ट के ही हैं और ये सभी पेशेंट्स वो हैं जिनको पहले कोविड पिछले महीने हो चुका है और उसके बाद उनको डायबिटीज़ भी था और उनको स्टीरॉयड भी उस दौरान इलाज के दौरान मिले हैं दवाइयाँ, और कुछ अभी भी उसमें से कोविड पॉजिटिव है। तो लगभग हमारे पास जो टोटल इस वक्त एम्स कैंपस में रायपुर में जो पेशेंट भर्ती हैं वो 50 से अधिक हैं। छत्तीसगढ़ में ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या किस कदर बढ़ रही है, इस बात से भी समझा जा सकता है कि रायपुर एम्स में ब्लैक फंगस मरीजों के लिए एक और वार्ड बनाया जा रहा है। हमारे एक वार्ड में ENT वार्ड में क्योंकि पेशेंट अधिक हो गए तो हम एक और वार्ड उसके लिए इस तरीके जो पोस्ट कोविड म्यूकोरमाइकोसिस के पेशेंट्स इनके लिए खोल रहे हैं। एम्स डायरेक्टर की माने तो एम्स में अभी तक ब्लैक फंगस के 12 मरीजों की सर्जरी हो चुकी है, जिनमें से एक मरीज की ब्रेन की सर्जरी करनी पड़ी है। उनका कहना है कि लक्षण दिखते ही इसका इलाज शुरू कर दिया जाए तो सर्जरी से बचा जा सकता है। इस तरह से आज की तारीख तक 12 पेशेंट्स का ऑपरेशन अब हो चुका हुआ है और बाकी पेशेंट्स भी लाइंड अप है क्योंकि उनकी किडनी की फंक्शन, कोविड नेगेटिव रिपोर्ट, ये सब चेक करने के बाद इनकी सर्जरी भी यहाँ पे हो रही है। जो पेशेंट्स अर्ली लक्षण के साथ आते हैं वो जल्दी ठीक हो जाते हैं, उनको ज़्यादा हमको टिश्यू बॉडी का नहीं निकालना पड़ता है। लेकिन जिनका जो डिजीज़ है वो आँख तक या फिर ब्रेन तक चली जाती है, फिर उनको आँख भी किसी किसी को निकालने की ज़रूरत पड़ी है। वहीं सरकार भी ब्लैक फंगस मरीजों की संख्या को देखते हुए अलर्ट मोड पर है। सीएम ने स्वास्थ्य विभाग को दवाओं और इलाज को लेकर सभी इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि ब्लैक फंगस का जो छत्तीसगढ़ में जो आवक हो चुका है उसके लिए आवश्यक दवाइयों का किस तरीके से व्यवस्था करना है, इसे हेल्थ डिपार्टमेंट से ये फॉर्मल चर्चा इसकी। वहीं बीजेपी सरकार से ब्लैक फंगस को लेकर गंभीर होने की मांग कर रही है। ब्लैक फंगस मरीजों के इलाज की जरूरी दवा की उपलब्धता के साथ ही मुफ्त इलाज की व्यवस्था करने की भी मांग की है। ब्लैक फंगस के अंदर में इसको गंभीरता से लेना चाहिए, उसका इंजेक्शन कैसे उपलब्ध हो और जल्द उपलब्ध हो इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। उसके लिए जो है अनेक अस्पतालों के अंदर में उसके इलाज होने चाहिए और मुफ्त में इलाज होने चाहिए। सरकार ब्लैक फंगस के मरीजों के इलाज में किसी तरह की कमी नहीं होने का दावा कर रही है, लेकिन जिस तरह से मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है वो एक बड़े खतरे की आहट जरूर है। रायपुर से आदित्य नामदेव के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो बड़ा अजीब लगता है कि अभी तक कोरोना पर ही लगातार सारी चर्चा हो रही थी, लेकिन उसके बाद अब एक ऐसी नई बीमारी आ गई जो कोरोना से रिकवर हुए लोगों को हो रही है, ब्लैक फंगस, और बहुत खतरनाक बीमारी। और अब ब्लैक फंगस पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर बनी हुई है। चलिए बात करते हैं, कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेमंत चटर्जी जी हेल्थ एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं चर्चा में। उमेश घोरमोड़े जी बीजेपी की तरफ से मौजूद हैं और हमारे साथ में सुबोध हरितवाल जी कांग्रेस की तरफ से मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर चटर्जी, अभी हमने मध्य प्रदेश के बारे में तो बात की, लेकिन मैं चाह रहा था कि अब जरा छत्तीसगढ़ की जनता को आप थोड़ा सा ब्लैक फंगस के बारे में बता दें, क्योंकि बहुत से लोग डरे भी हुए हैं। और अगर ब्लैक फंगस से डरना चाहिए तो क्यों डरना चाहिए, कैसे इससे बचा जा सकता है और कैसे इसको समझा जा सकता है, प्लीज मैं चाहूंगा कि एक बार आप दर्शकों तक पहुंचा दें। चलिए, लगता है चटर्जी डॉक्टर चटर्जी से हमारा संपर्क इस वक्त टूट गया। दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे और बात करेंगे, क्योंकि ब्लैक फंगस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सुबोध हरिद्वाल जी,
आप कांग्रेस की तरफ से हैं, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, तो इसीलिए सवाल आप ही से है मेरा कि क्या तैयारियां आप लोगों की तरफ से की गई हैं? क्योंकि हमने आपके पड़ोसी राज्य में देखा तो वहां तो बहुत अच्छी तैयारियां ब्लैक फंगस से निपटने के लिए की गई हैं, वहां मरीज भी बहुत ज़्यादा निकल के सामने आ रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इसके कितने मरीज छत्तीसगढ़ में अभी पाए गए हैं। कोई आंकड़ा निकल के सामने नहीं आया, बस ये पता चल रहा है कि 2 वहां से आ रहे हैं, 4 वहां से आ रहे हैं, 10 वहां से आ रहे हैं। हिमांशु जी, पहले चर्चा में मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। और आपको बताना चाहूंगा लगभग इसके 50 मामले सामने आए हैं छत्तीसगढ़ में ब्लैक फंगस के। उसमें से बहुत से लोगों का निराकरण भी, और वो सारे मामले एम्स में डायरेक्ट किए जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर गाइडलाइंस के हिसाब से इलाज उसका गाइडलाइंस अवेलेबल है, उसके हिसाब से डॉक्टर नागरकर के देख रेख में उसका इलाज भी चल रहा है। और रही बात तैयारियों की, तो आज कैबिनेट की बैठक में भी इस पर चर्चा हुई है और राज्य सरकार इसको लेकर के बहुत गंभीर है। ऐसी कोई भी बात नहीं है कि कोई भी राज्य सरकार ये चाहेगी कि एक बीमारी उसके राज्य को घेर ले और फिर अब उनके ही रहने वाले लोगों को परेशान करे। कोविड के लिए जैसे हम सजग थे, हम हर तरीके से तैनात थे, वैसे ही पोस्ट कोविड सिम्टम्स जिसको भी ब्लैक फंगस आ रहे हैं उसको लेकर के भी राज्य सरकार सजग है। ये इसको लेकर के सबसे पहली तो जो आपको बताना चाहूंगा तैयारी राज्य सरकार ने की थी, जो शायद किसी ने नहीं की होगी पूरे देश में, जो रेमडेसिविर के साथ हुआ। सर हिमांशु जी, रेमडेसिविर पूरे देश में ब्लैक की गई, तो वो तैयारी हमने सबसे पहले यहाँ पर की। इसकी दवाई आती है लाइपोसोमल एम्फोटेरेसिन बी, ये इंजेक्शन है इसका ब्लैक फंगस का। इसे जिला प्रशासन ने अपने अंतर्गत लिया, ड्रग इंस्पेक्टर्स के माध्यम से ही सिर्फ ब्लैक फंगस के पेशेंट्स को जो छत्तीसगढ़ में निवासरत हैं उन्हें ये दी जा रही है, उन्हें सप्लाई कराई जा रही है। इसमें जो सीएमओ है, ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं और जितने भी सप्लायर्स हैं उनसे संपर्क में रह करके सरकार खुद प्रयास कर रही है कि ये डायरेक्ट पेशेंट तक पहुंचे, इसकी कालाबाजारी ना हो और किसी भी तरीके की कोई हानि या कोई क्षति सिर्फ दवाइयों के अभाव में ना हो जाए। इसके अलावा भी जो आईसीएमआर की गाइडलाइंस आएंगी इसको लेकर के उसको जरूर लागू किया जाएगा। पर मैं आपके एक प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, ब्लैक फंगस एक अपॉर्चुनिस्टिक ऑर्गेनिज्म है। ये डेवलप उस समय होता है जब हम गलतियां करते हैं। ये कहीं ना कहीं हॉस्पिटल्स ने जो बिना स्टरलाइज किया हुआ पानी या कह सकते हैं कि नॉन डिस्टिल्ड वाटर यूज किया और ऑक्सीजन कंटेंट जिनको ज्यादा लग रहा था उन लोगों की बॉडी में डेवलप हुआ है। तो इन गलतियों को भी सुधारना बहुत आवश्यक है। मैं हॉस्पिटल से भी आग्रह करना चाहूंगा कि वो इन गलतियों को सुधारे। अगर बाय चांस ऐसी कुछ चीजें हो रही हैं तो उसकी हम लोग किसी पर जिम्मेदारी ना तय करते हुए हम लोग ये डिसाइड करें कि अब इन चीजों को ठीक से डील करें, इन चीजों को समझदारी से डील करें और उसके बाद इस पोस्ट कोविड सिम्टम्स से बचा जा सकता है बहुत आसानी बात अच्छी कही आपने। अब इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। डॉक्टर चटर्जी हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं। डॉक्टर चटर्जी, मध्य प्रदेश के बारे में हमने बात की थी, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता को भी मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा बताएं कि ब्लैक फंगस आखिर कितना खतरनाक है, इससे डरने की अगर ज़रूरत है तो क्यों इससे डरने की ज़रूरत है, कैसे इसके लक्षण पहचाने जा सकते हैं और क्या इसका ट्रीटमेंट? इन विगत 15 महीनों में जिस तरह हमारे नागरिकों में सजगता डेवलप हुई है कि छोटे से छोटे सिम्टम को भी हमको इम्पोर्टेंस देना है, तो डेफिनेटली ब्लैक फंगस भी एक ऐसा बीमारी है जिसके बारे में अगर हमारी सजगता हो तो इसका इलाज बहुत अच्छे से संभव है। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं जिसका सामना हम पहली बार कर रहे हैं। पहले भी म्यूकोरमाइकोसिस की बीमारी ऐसे लोगों को होती थी जो बहुत दिनों तक आईसीयू में एडमिट रहते थे, ऑक्सीजनेशन में या वेंटिलेशन में रहते थे, या जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती थी। मगर क्योंकि कोविड के इलाज के लिए हमको कई ऐसी दवाइयाँ इस्तेमाल करनी पड़ी हैं जिसमें हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, और ऐसे पेशेंट जो ऑलरेडी इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स ले रहे हैं या डायबिटिक हैं, हाई डायबिटिक हैं, उनको जब कोरोना होता है तो हमको ज़रूर ऐसी दवाइयाँ देनी पड़ती हैं जिससे उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता और कम हो जाती है। अब रहा सवाल कि इसके साथ ही हमारा जो दूसरी चीज़ें आई थी कि भी हम म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में सोचते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसके बारे में सजगता। हमारे सारे पेशेंट्स के, कोरोना पेशेंट जिन्होंने बहुत दिनों तक दवाइयाँ ली हैं या आईसीयू में एडमिट थे या ऑक्सीजनेशन में थे, उनको बहुत सजग रहने की ज़रूरत है। अगर उनको थोड़ा सा भी नाक में स्टफीनेस होता है या ब्लरिंग ऑफ विजन होता है या नाक से कोई काला द्रव्य पदार्थ निकलता है तो उनको तुरंत हमको सजगता के साथ अस्पताल जाना चाहिए, डॉक्टर से जाके मिलना चाहिए। और हम डॉक्टर भी बहुत सजग रहेंगे अब इस मामले में
कि ऐसे पेशेंट जिनको हमने ज़्यादा दिनों तक इलाज किया है, उनको अगर ऐसी कोई संक्रमण की बीमारी का पता चलता है तो हम जल्दी से जल्दी उसका डायग्नोसिस करेंगे, क्योंकि अगर अर्ली डायग्नोसिस हम करते हैं तो इसका इलाज भी बहुत अच्छे से संभव है। अगर हम देर करते हैं तो फंगस, क्योंकि जानते हैं अब एक क्रीपिंग बीमारी है, फफूंद जिसको बोलते हैं हम लोग, तो ये नाक से जाके आँख में चली जाती है। आँख के ऊपर एक हमारा क्रिब्रिफॉर्म प्लेट होता है जिसको ये गला के ब्रेन में चली जाती है। तो इसका जल्दी से जल्दी इलाज करें, और जब तक वो नाक या आंख में है तो उसको आराम से हम इलाज करना संभव कर सकेंगे। मतलब बहुत खतरनाक है डॉक्टर साहब, ये बात तो कह सकते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब एक चीज़ मेरे को समझ में नहीं आ रही है कि जब फर्स्ट वेव आई थी तब भी बहुत सारे लोग थे जो आईसीयू में बहुत लंबे वक्त तक एडमिट रहे थे और बहुत उनकी हालत ख़राब रही थी। इनफैक्ट मैं खुद 10 दिन हॉस्पिटल में रहा था जब फर्स्ट वेव निकल के सामने आई थी, और भी मेरे बहुत सारे कलीग हैं, ये सब लोग आए थे, लेकिन तब इसके बारे में इतना सुना भी नहीं गया, मामले भी सामने ऐसे निकल के नहीं आए। तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? आपका कहना बिल्कुल सही है। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं, जैसे हमारे पहले सदस्य ने बताया कि इन्फेक्टेड जो पानी हम यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन देने के पहले हमको ह्यूमिडिफायर यूज़ करना पड़ता है। प्लास्टिक ट्यूबिंग्स रहती है, ऑक्सीजन की ट्यूबिंग्स की एक क्वालिटी रहती है जिसको हमको स्टैंडर्डाइज करना चाहिए। उसमें ज़रूर कुछ चूक होने से भी ये होता है। और कोरोना क्योंकि इतने दिनों से फैला हुआ है हमारे देश में, तो ज़्यादा मरीजों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हुई है। इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग की मात्रा का भी दुरुपयोग हुआ है। ग्रामीण अंचलों में जब लोगों को पता चला कि स्टेरॉइड दवाई दी जाती है कोरोना में, तो उसका बहुत ज़्यादा दुरुपयोग हुआ। तो हमारे बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो ग्रामीण अंचलों से आ रहे हैं। नॉर्मली हमारे को ये मालूम है कि कोरोना में जो दवाई स्टेरॉइड यूज़ होती है उसको टेपरिंग डोज में देना पड़ता है, पहले ज़्यादा मात्रा में देके धीरे धीरे कम करके बंद करना पड़ता है। मगर इसका दुरुपयोग भी बहुत खासा हुआ है, जिसके कारण क्या होता है कि जो हमारे ग्रामीण तो लोग हैं, जो हमारे सुबोध जी कह रहे थे, लगभग में जो डॉक्टर लोग करते उस बात को समझना होगा कि हम लोगों की लापरवाही कुछ यहाँ पर ये रही है, और उसी लापरवाही का खामियाजा हम लोग। हाँ ठीक है सुबोध जी, अपनी बात रख लीजिए। उमेश जी आता हूँ प्लीज, है ना? जरूर, इसके बाद उमेश जी आता हूँ। आपने जो फर्स्ट वेव की बात कही हिमांशु जी, हाँ, मैं चटर्जी जी से भी बिल्कुल इस बात से चाहूंगा कि उनकी भी इसमें सलाह आए। मुझे लगता है जो मेरे डॉक्टर मित्रों से चर्चा होती है, और मैंने इस ब्लैक फंगस पर एक स्टडी करी है, उससे इम्यूनोसप्रेसेंट्स जो ड्रग्स हैं, जिसमें जुमैब ग्रुप आता है, चाहे टोकिलीजुमैब हो, चाहे आइटिलोजुमैब हो, ये सब जो दवाइयां थी उसका जो मिसयूज हुआ है, और इसके साथ साथ जो स्टेरॉइड्स का मिसयूज हुआ है इस बार, इसलिए ये बीमारी नहीं निकल कर के आई है, जो मुझसे जुड़े कुछ डॉक्टर मित्रों ने बताया है। तो मुझे लगता है चटर्जी जी इस पर ज्यादा अच्छे से प्रकाश डाल पाएंगे। हम लोग तो डॉक्टर बिल्कुल ये बात आपने सही की है। जो अगर मिसयूज होता है किसी चीज का, तो वही हमारे सामने बड़ा खतरा बन के आता है, और आज हम देख रहे हैं। और मैं वाकई में हकीकत बता रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर या फिर अदर प्लेटफॉर्म्स पर कुछ ऐसे वीडियोस निकल के सामने आ रहे हैं ब्लैक फंगस के बिफोर आफ्टर वाले, तो वो देख के बहुत तकलीफ सी होती है। उमेश घोरमोड़े जी, आप लोगों की तरफ से भी, विपक्ष की तरफ से भी यहाँ पर मांग की गई है कि ब्लैक फंगस के जितने भी मरीज हैं उनका सरकार की तरफ से फ्री में इलाज किया जाए, और सभी लोग बीमारियों से लड़ रहे हैं इस वक्त अच्छे तरीके से। आपका क्या कहना है, जो सरकार की तरफ से तैयारियां की गई हैं और सरकार जिस तरह से लड़ रही है इससे? देखिए हिमांशु जी, सबसे पहले तो आपको और आपके लोकप्रिय चैनल को बहुत धन्यवाद कि संवेदनशील और गंभीर विषय को एक्सपर्ट के साथ यहाँ पर हम लोग को चर्चाया है, और आदरणीय चटर्जी जी के माध्यम से एक सकारात्मक संदेश जा रहा है कि इस बीमारी से डरने की आवश्यकता नहीं है, समय पर स्टेप लेने की आवश्यकता है। रह गई बात जिस प्रकार से आफ्टर कोविड के बाद पोस्ट कोविड के तहत जिस प्रकार से यह ब्लैक फंगस निकल करके आया है, और एक प्रकार से अंग भंग करने वाला और जानलेवा बीमारी के तौर पे आज हमारे सबके सामने यह निकल करके आया है, कहीं ना कहीं डराने वाला है और बहुत बड़ी चिंता का विषय है। रह गई बात प्रदेश सरकार की चिंता और गंभीरता की, मैं बहुत ज्यादा राजनीतिक तौर पे इस पे नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन फिर भी बीते 1 वर्षों के अंदर में जब कोविड का जो समय निकला है, उस वक्त की गंभीरता की अगर हम बात करें प्रदेश सरकार की, या वर्तमान की गंभीरता का अगर हम अंदाजा लगाएं, तो इसकी बात से हम सहज तौर पे अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्लैक फंगस के जो मामले छत्तीसगढ़ के अंदर में मिल रहे हैं, उसके आंकड़े अब तक स्पष्ट नहीं है। और दुख तो तब होता है कि कोविड को लेकर के भी राज्य सरकार आंकड़े स्पष्ट तौर पे जारी नहीं कर पा रही है। राज्य सरकार जो आंकड़े जारी करती है उसमें और जिलों से जो आंकड़े जारी होते हैं, चाहे संक्रमितों के मिलने के आंकड़े हो, या फिर मौतों के आंकड़े हो, या और तमाम आंकड़े हो, ठीक होने वालों का आंकड़े हो, उन आंकड़ों में राज्य सरकार और जिले के आंकड़ों में विरोधाभास लगातार देखने मिल रहा है।
तो मैं यहाँ कोई सरकार की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर समालोचना की आवश्यकता है और सरकार से निवेदन है, आग्रह है कि इसको गंभीरता से लेते हुए इस ब्लैक फंगस से हम कैसे निपटते हैं और कैसे आगे बढ़ते हुए लोगों को एहतियातन जागरूक करते हुए इसके इलाज की ओर आगे बढ़ सके। अभी सुबोध जी ने लगातार कई सारे विषयों का जिक्र किया, उन्होंने रेमडेसिविर इंजेक्शन का भी जिक्र किया। इस प्रदेश के अंदर में हमने आपने तमाम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी हुई। सुबोध जी भी उसमें बहुत सक्रिय भागीदारी निभाते रहे। हम लोगों ने भी लगातार उसको लेकर के प्रयास किए, आवाज उठाए और लगातार रेमडेसिविर के कालाबाजारी करने वालों की खेप यहाँ पर पकड़ाती रही, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं लापरवाहियां निकल करके सामने आते रही। वह दुरुस्त होने में उसको बहुत समय लगा। अंततः जब कोविड के मामले कम हुए तो अपने आप जब उसकी मांग कम हो गई तो रेमडेसिविर की उपलब्धता अपने आप बढ़ गई। कहीं ब्लैक फंगस के जो इंजेक्शन है, जो दवाइयां हैं, उसको लेकर के भी ऐसी स्थितियां निर्मित ना हो जाए, इस बात को लेकर के मुझको डर है, इस बात को लेकर के मुझको शंका है। सुबोध जी से पूछ लेते हैं, आपकी शंका दूर कर देते। देखिए, शंका मत रखिए, शंका है तो शंका का समाधान भी होगा, तो वो समाधान दूर कर देते हैं। सुबोध जी 10 सेकंड देंगे तो पूरा हो जाएगा मेरा विषय। ठीक है, ले लीजिए प्लीज लीजिए। देखिए, रेमडेसिविर का ही विषय नहीं है, उसके अलावा जिस प्रकार से ब्लैक फंगस को लेकर के केवल एम्स पर ही निर्भरता और जो लगभग 100 मरीजों का आंकड़े निकल करके आ रहे हैं कि ब्लैक फंगस से 100 मरीज मिले हैं, उसमें भी लगभग 80 से 90% मरीजों का इलाज रायपुर के एम्स में हो रहा है। अभी भी आंकड़े स्पष्ट नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण, जो ब्लैक फंगस है उसके इलाज का जो खर्च है वो बहुत ज्यादा, बहुत बड़ी तादाद में, लाखों रुपए में। चटर्जी जी उसको बहुत बेहतर तरीके से बताएंगे कि प्राइवेट अस्पताल में उसमें 10 से 15 लाख 20 लाख तक का खर्च आ रहा है। तो मैं तो सुबोध जी के माध्यम से, सुबोध जी भी कह रहे थे कि उन्होंने रिसर्च भी किया है, तो वो सरकार को बताएं कि इस विषय को लेकर के सरकार गंभीरता दिखाए। और विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि ब्लैक फंगस हो या फिर कोविड का इलाज हो, उसको प्रधानमंत्री जी के जो महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य योजना है, आयुष्मान भारत योजना, ये पॉइंट आपका अच्छा करके सभी अस्पतालों में इलाज निःशुल्क कराया जाए। यह महत्वपूर्ण विषय है। अब आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं उमेश जी, आवश्यकता है ना उमेश जी, अब आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं। वैसे जो आपने कही कि पूरी निर्भरता एम्स पर है, तो बिलासपुर में भी चल रहा है इलाज। बिलासपुर में कुछ मरीज सिम्स में हैं, कुछ अपोलो हॉस्पिटल में हैं, लेकिन ये अच्छी बात है आपने जो सवाल यहाँ पर उठाया उसका जवाब दीजिए सुबोध जी। देखिए, एम्स पर निर्भरता है तो एम्स भी छत्तीसगढ़ का ही है। हम लोगों को ये कभी भी हम लोगों को अब इसमें राज्य और केंद्र नहीं करना चाहिए, मुझे ये लगता है। उमेश भाई ने अच्छी बातें करी हैं। मैं कुछ चीजों को स्पष्ट करना चाहता हूँ हिमांशु जी। सबसे पहली बात, इन्होंने संक्रमण को लेकर के कही बात कोविड का संक्रमण पिछले 1 माह में किस स्तर से किस स्तर तक आया है, ये देखने वाली बात है। और मैं चाहता हूं कि विपक्ष इस मामले में सरकार के साथ खड़े होकर के सरकार की बढ़ाई भी करे। अगर संक्रमण 35% से 36% से आज 9% पर आ गया है, तो वो कहीं ना कहीं सजगता और सरकार की सहभागिता और काम के कारण ही होता है। मैं नहीं कहता इसमें डॉक्टर्स का और सारे लोगों का योगदान नहीं है, सभी का योगदान है। पर कहीं लॉकडाउन करना, प्रशासनिक अमलों को काम पर लगाना, ये सरकार का काम होता है। हमने उस परिस्थितियों से डील करते हुए 1 माह में प्रयास किया और 1 माह में जो सर संक्रमण का आंकड़ा है वो 9% आया है। उमेश जी ने एक अच्छी बहुत बड़ी बात कही कि संक्रमण के आंकड़े छुपाए जाते हैं। उमेश जी, रोज रात को टी.एस. सिंहदेव जी का आप ट्वीट देख लीजिए, सारी चीजें दूध का दूध और पानी की तरह रोज पिछले 1.5 सालों से वो रोज जनता के साथ शेयर कर रहे। तो मैं चाहूंगा इस पर आप लोग भ्रम की स्थिति पैदा ना करें। जितने आंकड़े, जितने टेस्टिंग होती है वो भी बताई जाती है, किस जिले में कितनी होती है वो बताई जाती है, किस जिले में कितने मरीज मिलते हैं वो बताए जाते हैं। इन सबको कॉन्ट्राडिक्ट करना आज हम लोगों के लिए जरूरी नहीं है उमेश। तीसरी मेरा सवाल वही है, आपके स्वास्थ्य मंत्री के आंकड़े और जिले के आंकड़े में अंतर है। मेरा सवाल वही है। नहीं तो आप मंत्री जी जो आंकड़े देते हैं प्रदेश के उस आंकड़े में और जिले से जारी देखिए, ये डिस्टर्बेंस वाला बहस मुझे नहीं पसंद आता। नहीं, बिल्कुल मैं भी इसको बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप भी सुनना पसंद। पॉइंट ये है इनका कि जिलों के अलग हैं और स्वास्थ्य मंत्री के अलग है। तीसरी चीज सर, इन्होंने कहा फ्री में इलाज किया जाए। अभी तक इस पर आईसीएमआर की कोई ठीक ठाक ठोस गाइडलाइंस मुझे नहीं दिखी है। और मुझे लगता है कि स्वास्थ्य विभाग और आईसीएमआर समेत केंद्र सरकार इस पर विचार कर रही हो।
इस पर कुछ गाइडलाइंस आती हैं और राज्य सरकार चाहेगी तो जरूर इस पर नहीं, लेकिन क्यों सुबोध जी, जनता की मदद करेगी। सुबोध जी सुनिए ना, पर- देखिए पर सर, मेरी कोशिश ये नहीं है कि मैं हिमांशु आपको बीच में इंटरप्ट करूं, लेकिन मैं ये जी। जरूर आपसे कहना चाहूंगा कि ये हो उन्हीं मरीजों को रहा है जो बहुत लंबे वक्त तक आईसीयू में रह चुके हैं, जो बहुत लंबा वक्त गुजार चुके हैं। आप सोचिए वो उनकी हालत पहले से ही कितनी खस्ता हो चुकी है, सर, अब मुझे उसके तो बाद हिमांशु फिर जी, बड़े इन अस्पतालों में सब उनका चीजों इलाज। से ऊपर उठ के हाँ। मुझे एक फीलिंग आती है कि अगर कोई पेशेंट किसी हॉस्पिटल में 20-25 दिन गुजार रहा है, जहां उसे 10 से 15 लीटर के बीच में ऑक्सीजन फ्लो लग रहा है, और उसके बाद अगर उसे ब्लैक फंगस होता है, तो मैं तो राज्य सरकार से निवेदन करूंगा उस हॉस्पिटल पर भी जिम्मेदारी तय कर दे कि अगर उन्होंने डिस्टिल्ड वाटर यूज किया कि नहीं किया, और स्टेरॉइड्स और जुमैब ड्रग्स की मात्रा कैसी लगाई। नहीं, ये तो देखिए, ये बात तो आप आगे रखेंगे सुबोध जी। मैं ये कहना चाह रहा था, आज ब्लैक फंगस शुरू हुआ है। सुबोध जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो ऑलरेडी जिसकी वित्तीय हालत, जिस परिवार की पूरी तरह से खस्ता हो चुकी है, उसके बाद ब्लैक फंगस का इलाज जब बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में होता है तो वहां फिर उन पर बहुत ज्यादा भार पड़ेगा। तो उसके लिए मैं चाहता हूं कि सरकार कुछ कदम उठाए, और यही विपक्ष मांग कर रहा है, तो ये आप आगे तक पहुंचाएंगे? बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये मांग अच्छी है और जायज भी है। उन लोगों का इलाज जिनके पास वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है, एम्स में जिन भी लोगों का इलाज चल रहा है, हिमांशु जी, मुझे लगता है कि एम्स एक ऐसी संस्था है जो बहुत कम पैसों में, बहुत मिनिमम पैसों में इलाज करती है। तो एम्स में जो इलाज चल रहा है वो तो बेहतर ही है, और मुझे लगता है कि वो मरीज लाभान्वित भी हो रहे होंगे और उन्हें आर्थिक स्थिति से जूझना भी नहीं पड़ रहा होगा। ठीक है। पर ऐसी कोई परिस्थितियों से किसी पेशेंट को कुछ कहना जूझना उमेश पड़ता है, उसे जी। सरकार नहीं, ठीक है, आपने इस बारे में बात रखी, अच्छी बात है, और मैं चाहूंगा कि आप एक बार बात करिएगा आला नेतृत्व से, कुछ अच्छा कदम उठाया जा सके। उमेश जी कुछ कह रहे हैं, मैं सुन लेता हूँ, वक्त कम है मेरे पास। हाँ, एक अंतिम चीज जोड़ना चाहूंगा। हिमांशु जी, देखिए सुबोध जी कह रहे हैं कि एम्स अच्छी जगह है, एम्स में अच्छा इलाज होता है, कम खर्चे में इलाज होता है, ठीक है, लेकिन प्रदेश के अन्य जिलों के अंदर में जब मरीजों की संख्या बढ़ेगी, उस स्थिति के लेकर के राज्य सरकार की क्या तैयारियां हैं? आप प्रधानमंत्री जी की जो योजना है आयुष्मान भारत योजना, उसमें आप समाहित इसको क्यों नहीं करते हैं? हमने यही मांग कोविड के समय में भी की थी कि कोविड के इलाज को भी वैलिड पॉइंट है, प्लीज एक मिनट रुकिए। देखिए उमेश जी, सुनिए, आपने पॉइंट उठाया, इसका जवाब दे लेते हैं, वक्त कम है। बहसबाजी का मौका नहीं है, मुझे लगता नहीं है बहस का टॉपिक। अगर आपको बहस करना है तो एक मिनट, डॉक्टर साहब कुछ पूछ रहे हैं, प्लीज। हाँ, जी, डॉक्टर चटर्जी प्लीज बोलिए। मेरा एक मैसेज है। बिल्कुल सर। मैं आपके चैनल के द्वारा हमारी आम जनता को ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहता हूँ कि जो पोस्ट कोविड पेशेंट है, जो पहले से बहुत हताश और परेशान है, उनकी परेशानी को हमको कम करना है। हमको ब्लैक फंगस की बीमारी को जल्दी से जल्दी पहचान कर उसका समुचित इलाज करना है, ताकि उसका अच्छे से अच्छा रिजल्ट मिल सके। हम फिर से एक ही बात बताएंगे, जो भी पेशेंट को ऐसी कोई कंप्लेंट्स आ रही हैं जिसमें उनको नाक में स्टफीनेस लग रहा है, या ब्लैक डिस्चार्ज हो रहा है, या सिर में दर्द हो रहा है, या आंख में कम रोशनी आ रही है, वो जल्दी से जल्दी हमारे अस्पतालों में आकर उसका इलाज कराएं। ये ऐसी ठीक है, यही चीज यहाँ पर सभी लोगों को ध्यान में रखनी है, छत्तीसगढ़ की जनता को ध्यान में रखनी है, और सभी लोग अगर इस बीमारी से लड़ेंगे तभी इसको हराया जा सकता है। बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी है, माफ कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ वक्त एक ब्रेक का।